वेलकम बैक नाज़रीन हुकूमत साज़ीअ जो तक़रीबन अमल मुकम्मल थी वियो आहे। चेयरमैन सेनेट ऐं सेनेट इलेक्शन जो मरहलो बाक़ी रहियो आहे या गवर्नर्स जो, पर अपोज़िशन के ईंदड़ ॾींहनि में हुकूमत के फेस करणो आहे ऐं अपोज़िशन हिन महिल जेका आहे उहा हुकूमत जे पकड़ाईअ में अचे कोन पई ऐं फ्रेंडली अपोज़िशन आहे कोन। हुकूमत हिकिड़ी अपोज़िशन जेका आहे उहा हिन महिल स्ट्रांग अपोज़िशन जे तौर ते साम्हूं आई आहे। अपोज़िशन लीडर जो फ़ैसिलो बि थियणो आहे ऐं उनजी तक़ररी मुक़ररी जेका आहे उहा बि थियणी आहे। इन खां अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटीअ जो चेयरमैन अॻ में त अपोज़िशन लीडर खे ई बणायो वेंदो रहियो आहे ऐं पोएं दौर में जेको आहे जॾहिं अपोज़िशन लीडर मियां शहबाज शरीफ़ हुया उन वक़्तु इहा हिकिड़ी रिवायत टोड़ी वई हुई ऐं हाणे पब्लिक अकाउंट्स कमेटीअ जो जेको चेयरमैन आहे उहो अपोज़िशन लीडर खे बणायो वेंदो या नून लीग ऐं पीपल्स पार्टी जे हुकूमती जेको इत्तेहाद आहे उहे पाण वटि रखंदा ऐं क़ाइमा कमेटियूं जेके स्टैंडिंग कमेटियुनि जो फ़ैसिलो बि थियणो आहे उन में बि अपोज़िशन पंहिंजो हिसो वठंदी यकीनी तौर ते। इहा सॼी जेका पार्लियामेंट में सूरत हाल आहे इन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। पार्लियामेंट्री जेको रिपोर्टर आहे सीनियर रिपोर्टर आहे असांजो सहाफ़ी इंतज़ार हैदरी, उहो असां सां लाइन ते मौजूदु आहे। इंतज़ार सां ॻाल्हाईंदासीं। इंतज़ार अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार भाई, ये आने वाले दिनों में कानून साजी भी होनी है, कानून साजी हुकूमत कैसे करेगी इस स्ट्रांग अपोजिशन के होते हुए, और फिर अपोजिशन लीडर तो यकीनी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का आएगा, लेकिन जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो किसको मिलेगी? वो अपोजिशन को मिलेगी या हुकूमती इत्तेहाद अपने पास रखेगा? इत्तलात क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है आपकी? बहुत शुक्रिया शाकिर सोलंकी साहब, आपने राय का इजहार का मौका दिया। देखिए, बुनियादी बात है कि हुकूमत कानून साजी तो कर लेगी, क्योंकि उसके पास सिर्फ सादा अक्सरियत नहीं है बल्कि अब उसके पास बहुत ज्यादा अक्सरियत हो गई है, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों में के मामले में हुकूमत की जो है वो लाइन मजबूत हुई है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपनी दलाइल देने में कामयाब उस तरह से नहीं हुई। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और ज्यादा नशिस्तें अब हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं। इस हवाले से तो अब कानून साजी तो वो कर लेगी, उसे मुश्किल नहीं होगी। हाँ, एक और मामला जो अहम मामला है, जाहिर बात है हुकूमत साजी के साथ कानून साजी करना और कानून साजी होना। अब कानून साजी होती है कायमा कमेटियों में। अब हर कायमा कमेटी में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जो कि पीटीआई की इत्तेहादी नया नाम के साथ वो आए हैं, तो वो हर कमेटी का हिस्सा होंगे। 35 के करीब ये कायमा कमेटियां हैं, हर कमेटी में मौजूद होंगे। कम से कम 9 से 10 कमेटियों की सरबराही भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इन मेंबरान को दी जानी है। सबसे अहम मामला जो है इसमें वो है पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ये चार्टर डेमोक्रेसी में था कि अपोजिशन लीडर जो होगा वो चेयरमैन पीएसी होगा, लेकिन आप ये देखें ना कि सीओडी तो हुआ है पीपल्स पार्टी में और नून लीग में, उसमें तो कोई तीसरी जमात ही नहीं है। फिर जब खुद तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उस वक्त अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ थे, उस वक्त भी अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ थे वो चेयरमैन पीएसी नहीं बने थे। तो बहुत से इख्तलाफात हैं। अगर पीटीआई के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में से किसी को ये पीएसी दी जाती है तो उसका तो सीधा सीधा मतलब हुकूमत ये ले रही है कि ये तो हम अपनी दाढ़ी उनके हाथ में दे देंगे, तो वो उनको तो नहीं देंगे। अब देंगे किसको, ये सवाल पैदा होता है। यहाँ पर 3 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। पहले तो आपको पार्टियां बता दूं, देखें, मुस्लिम नून और पीपल्स पार्टी, इन दोनों में से किसी एक को पीएसी का चेयरमैन बनाए जाने का कभी इम्कान है। अगर हुकूमत में शामिल बाकायदा तौर पर होती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वफाकी काबीना का अगर हिस्सा बनती है, जिसका अभी तक उन्होंने ऐलान नहीं किया, ना कोई अभी तक इंदिया दिया है, लेकिन अगर मुस्तकबिल करीब में ऐसा होता है तो फिर पीएसी जो है वो मुस्लिम नून अपने पास रखने की भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि अभी तक आईनी होता के ऊपर अड़ी हुई है, तो अब वो पीएसी के ऊपर भी नजर रखे हुए है और वो चाहती है कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन जो है वो पीपल्स पार्टी से लगाया जाए। अच्छा, अब यहाँ पर फेवरेट नाम कौन से हैं इस हवाले से वो भी मैं बताता हूँ आपको। इसके साथ तीसरी चीज ये है कि एक अपोजिशन जमात ऐसी है जिसको पीएसी दी जा सकती है और वो जमात है JUI, जमीयत उलमाए इस्लाम, जो है उसको ये कमेटी दी जा सकती है, क्योंकि नूर आलम खान जो कि अब JUI के टिकट पर इलेक्शन लड़के आए हैं,
वो पीएसी का तजर्बा रखते हैं, उन्होंने अच्छे तरीके से पीएसी चलाई है और साबका जो 16 माह की हुकूमत थी उसमें शहबाज शरीफ को कोई उनसे शिकायत भी नहीं थी। तो उनका नाम जो है वो आ रहा है सामने। लेकिन जो दो बड़े नाम हैं और बड़े नाम हैं उनमें एक नाम जो पीपल्स पार्टी से है वो है सैयद नवीद कमर और दूसरा नाम है राना तनवीर हुसैन। ये दोनों नाम भी ऐसे हैं जो कमेटियों का तजर्बा रखते हैं, पार्लिमानी तजर्बा रखते हैं, ऑडिट पैराज को देखने का तजर्बा रखते हैं। तो इन दो नामों के ऊपर भी गौर हो रहा है। इसके साथ खवातीन जो है खुसूसन नफीसा शाह जिनसे एमएनए है, सीनियर एमएनए है, सीनियर तजर्बाकार हैं, कानून साजी को बड़े अच्छे तरीके से जानती हैं, ऑडिट पैराज को अच्छे तरीके से जानती हैं, पीएसी में काम कर चुकी हैं, उनका नाम भी जो है वो ज़ेरे गौर है। लेकिन जो तीन बड़े नाम हैं उनमें है सैयद नवीद कमर, राना तनवीर हुसैन और नूर आलम खान। इनमें से किसी नाम के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। लेकिन आप ये देखें, हम अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं, ये गैर इतनी बात इंतजार है, भाई, कोई नया नाम भी आ सकता है। इंतजार भाई, बिल्कुल नया नाम भी आ सकता है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पीटीआई क्योंकि पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन जो होता रहा है ये सीओडी के मुताबिक के अपोजिशन लीडर ही बनेगा। ये बाद में शहबाज शरीफ के दौर में रिवायत ये टूटी थी, लेकिन पीटीआई तो इसको बुनियाद बनाएगी। पीटीआई, आपका क्या ख्याल है कि इतनी आसानी से चेयरमैनशिप जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की इनको दे देगी? वो आपकी बात बजा है, लेकिन देखें ये इस्तेहकाक किसका है? कमेटियों की जो मेंबरशिप तकसीम करना, अपना चेयरमैनशिप तकसीम करने का इस्तेहकाक तो है स्पीकर कौमी असम्बली का। स्पीकर कौमी असम्बली अपने सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। और आप ये देखें कि रूल्स में स्पीकर कौमी असम्बली के बेतहाशा इख्तियारात हैं। वो अपनी सवाबदीद के ऊपर किसी को भी नामजद कर दें और किसी को भी चेयरमैन बना दें तो वही चेयरमैन डिक्लेयर होगा। फिर ये एहतजाज करें, जो मर्जी करें, लेकिन जो स्पीकर फैसला कर देगा वही फैसला होगा। देखिए, अभी तक अपोजिशन लीडर का फैसला नहीं हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली ने अभी तजावीज ली हुई हैं कि आप हमें तजावीज दें कि क्या जो जमात इलेक्शन नहीं लड़ा, जिसकी बात पिशावर हाई कोर्ट ने की, वही कोर्ट इन कोर्ट बात यहाँ पे की जा रही है कि जिस जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा उस जमात में इन आजाद एमएनएज ने शमूलियत की है। अब क्या वो पार्लिमानी जमात है? और अगर उस पार्लिमानी जमात के पार्लिमानी लीडर का बाकायदा ऐलान हो सकता है, जैसे देखे ना जैन कुरैशी के मामले के ऊपर फटा पड़ा हुआ है, अभी तक उसका ऐलान नहीं किया। जब डिक्लेयर कर दिया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कि जैन कुरैशी हमारे पार्लिमानी लीडर होंगे, उसका अभी तक फैसला नहीं हुआ, जो कि जिसने नुमाइंदगी सिर्फ करनी है पार्लियामेंट के अंदर। अच्छा, दूसरा बड़ा काम है वो है अपोजिशन लीडर का। अपोजिशन लीडर वो होगा जो तमाम अपोजिशन की नुमाइंदगी करेगा। वो उसमें फिर के साथ जो दो आजाद अरकान बैठे हुए हैं इस वक्त जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की, जिनमें एक तो उम्मीदवार है अपोजिशन लीडर के अपना ये उमर अयूब साहब और दूसरे बैरिस्टर। तो ये अब सारे लोग जो है फिर वो उसकी क़यादत में होंगे, फिर अपोजिशन लीडर जो फैसला करेगा उस फैसले को ये तस्लीम करेंगे। तो इस लिहाज से अब उमर अयूब को वो बनाना चाहते हैं अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। तो इसके ऊपर अभी तक फैसला ये होना है। उम्मीद है कि अगले हफ्ते में ये फैसला मुमकिन है कि हो जाएगा, क्योंकि अप्रैल के पहले हफ्ते में कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है और नौ मुंतखब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बाज़ाब्ता तौर पर खिताब करेंगे और उनके खिताब से ही फिर नए पार्लिमानी साल का आगाज हो जाएगा। तो उससे पहले अपोजिशन लीडर का जो है वो फैसला जराई कह रहे हैं कि वो कर लिया जाएगा। बहुत वसूख से मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत करीबी जराए स्पीकर के उन्होंने ये कहा है कि उमर अयूब को जो है वो अपोजिशन लीडर डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो अपोजिशन के अरकान की ज्यादा तादाद जो है वो उमर अयूब को ही अपोजिशन लीडर देखना चाहती है। तो इसलिए जिसके पास ज्यादा मेंबर होंगे तो अपोजिशन लीडर तो वही बनेगा जिसकी ताईद उसे हासिल होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इंतजार भाई, ये बताएं मुझे, ये अपोजिशन लीडर का मामला तो क्लियर नजर आ रहा है। जाहिर है पीटीआई के पास, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास जो है अक्सरियत है, तो अपोजिशन लीडर उनका ही बनेगा। जो भी बने, उमर अयूब बने, कोई और बने, लेकिन बनेगा उनका ही। इस पे तो आईनी बुहरान या कोई बड़ा
मसला मुझे नजर नहीं आ रहा। और जो स्टैंडिंग कमेटियां हैं वो भी जाहिर है तकसीम हो जाएंगी, स्पीकर की सवाबदीद है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप के मामले पर बुहरान पैदा होना है? मुझे ऐसा नजर आ रहा है। ये बिल्कुल होना है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भरपूर ख्वाहिश है कि पीएससी का चेयरमैन उसके पास आए। पीटीआई की भरपूर ख्वाहिश है कि चेयरमैन पीएससी उसके पास आए। नून लीग की अपनी ख्वाहिश है कि पीएससी चेयरमैन हम अपने पास रख लें, क्योंकि अगर अपोजिशन में होती पीपल्स पार्टी तो फिर तो वो सीओडी का मिसाल सामने थी कि वो फिर अपोजिशन को देनी पड़नी थी। लेकिन अब चूंकि पीपल्स पार्टी खुद इत्तेहादी है और वफाकी काबीना में शामिल हुए बगैर वो इत्तेहाद कर रही है, अपना मखलूत हुकूमत का हिस्सा बन चुकी है, तो इस लिहाज से अब वो पोजीशन में तो नहीं है। तो इसका फैसला बहरहाल बड़े सोच समझ के करना है इसने स्पीकर कौमी असम्बली ने, क्योंकि बड़े स्टेक होल्डर जो हैं उनके साथ हैं। अगर पीपल्स पार्टी को नाराज करती है मुस्लिम लीग तो फिर कानून साजी के लिए उसे मुश्किलें जरूर पेश आ सकती हैं। देखिए ना, अभी कुछ दिन पहले की बात है, इरसा चेयरमैन के ऊपर एक ठड्डा पड़ गया था और उसकी अपना वजीर आजम साहब को अपना फैसला वापस सिंध ने वजीर आला सिंध ने एहतजाज किया था, उसके बाद इन्होंने फैसला वापस ले लिया वजीर आजम ने। हाँ, तो यही चीजें है ना, जब पीपल्स पार्टी मुख्तलिफ जगहों पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही है। आप देखिए उस दिन 6 ऑर्डिनेंस थे, वो उनकी तौसीह लेनी थी, वो तौसीह जो है वो उसके ऊपर भी एहतजाज हुआ है। खुद सैयद खुर्शीद शाह नशिस्त पे खड़े हो गए और उन्होंने ठीक ठाक एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अब जब पार्लियामेंट मौजूद है तो आप क्यों ऑर्डिनेंसों की तौसीह करवा रहे हैं? ये तो कोई तरीकाकार नहीं है। उन्होंने साथ ये भी कह दिया कि आप 2013 से अब तक के जितने ऑर्डिनेंस जारी हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड, बल्कि उन्होंने कहा 2008 से भी तक निकाल लें, उनका रिकॉर्ड चेक कर लें कि किसके दौर में ज्यादा ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। एक मुंतखब पार्लियामान के होते हुए आप ऑर्डिनेंस जारी करेंगे तो पार्लियामान की बुकत तो खत्म हो जाएगी। तो इस मामले पर भी उन्होंने एहतजाज किया। लाम वाला कि उन्होंने फिर उसका साथ भी दे दिया और वो ऑर्डिनेंस की तौसीह भी हो गई है 120 दिन की। लेकिन आप ये देखें ना कि इन चीजों के ऊपर पीपल्स पार्टी मुसलसल अपना एक स्टांस लिए हुए है और वो हुकूमत को बिल्कुल खुली छूट नहीं दे रहे। तो ऐसी सूरत में भी खुली छूट में नहीं मिलने वाली और पीएससी के मामले पर जरूर ये फटा जो है वो इन 3 जमातों में पड़ेगा। और स्ट्रांग पोजीशन पे इस वक्त अगर कोई जमात है तो वो पीटीआई की बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा इंतजार भाई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठे हैं और मौलाना का जो लीडर होगा वो पीटीआई का बंदा होगा, पीटीआई का मेंबर होगा, यानी अपोजिशन लीडर, और मौलाना उनको अपना लीडर मानकर पार्लियामान में चल रहे होंगे। ये कितना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। देखिए इंटरेस्टिंग तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं सर। एजाजुल हक ने वोट दिया है जुल्फिकार अली भुट्टो के दामाद आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार के लिए, ऐसा ही। और उमर अयूब ने वोट दिया है महमूद खान अचकजई को सदारती उम्मीदवार के लिए। तो इंटरेस्टिंग तो है। तो अब देखें ना कि अब मौलाना ये बात आ जाएगी यहाँ पे मफादात की। सियासत में मफादात देखे जाते हैं, जहाँ पर मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो रहा होता है वहीं पर फैसले किए जाते हैं। ये बात तो अब इसको मफादात हम और आप कह रहे हैं, लेकिन इनसे जब सियासी जमातों से लीडरों से पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि तरजीहात हैं। आप उसे तरजीहात का नाम दे लें सर। मफादात देखें ना, बात यह है कि कान को एक साइड से पकड़े या दूसरी साइड से पकड़े। तरजीहात भी तो मफादात का ही दूसरा नाम है। ये पहले तरजीह नहीं, पहली तरजीह ये है, वो दूसरी है, पहली ये है, दूसरी वो है, तीसरी ये। उसको आप ऑप्शन का नाम दे लेंगे, ये पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है। बहरहाल बात तो वो ये तरजीहात कहें, मफादात कहें, ऑप्शन कहें। तो इस वक्त जो उनके पास ऑप्शन है अब उनके मुताबिक आप देखें, आप मौलाना फजल रहमान अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए हैं। एक बात हकीकत है कि मौलाना फजल रहमान का अपना कद है, मौलाना की अपनी आवाज है और भरपूर आवाज है। मौलाना भरपूर अपोजिशन करना जानते हैं और अपोजिशन में रहते हुए अपनी तरजीहात मनवाना भी जानते हैं। ये आप भी इस बात के गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ। 2002 का असेंबली आपकी अगर मंजर के सामने आए तो देखें, जब अपोजिशन लीडर थे उस वक्त मौलाना कैसे जो है वो टफ टाइम देते थे और अपनी बात भी मनवा लेते थे, बात मानते भी थे और मनवा भी लेते थे। तो आज भी अगर वो पोजीशन पे होंगे तो वो उसी लाइन के ऊपर जाएंगे। देखिए अपोजिशन में फिर दूसरा महमूद खान अचकजई जैसा जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है वो बैठा हुआ है, अख्तर जान मेंगल जैसी बलूचिस्तान की बड़ी शख्सियत बैठी हुई है।
पीटीआई की एक बड़ी तादाद जो है वो बैठी हुई है, तो अपोजिशन तो बिलाशुबा बड़ी स्ट्रांग होगी और बड़े अरसे बाद आपको एक भरपूर पार्लियामेंट नजर आएगी, कम से कम के इस तरह से आंखें बंद करके वो कानून साजी नहीं होगी जो पिछले अपना दो दौरों में हमने देखी है। और पीपल्स अपना पीटीआई के दौर में थोड़ा सा रोला शोला होता था, लेकिन आप देखेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में तो बड़ी स्मूथली चीजें चली थी और फ्रेंडली अपोजिशन का माहौल था। थोड़ा सा माहौल गरमाते थे चौधरी निसार अली खान, लेकिन फिर वो भी बैठ जाते थे। नहीं तो ये कानून साजी का जिक्र किया आपने, जिस तरह पिछली असेंबली में यूनिवर्सिटीज के क्याम का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के क्याम के बिल जिस तरह थोक के हिसाब से मंजूर कराए जा रहे थे, तो उसपे इल्जामात ये भी लगे थे कि ये पैसों के एवज एमएनएज पैसे ले आते हैं पार्टियों से और इधर से कानून साजी करवा देते हैं। तो ये कम से कम इस तरह का सीन इस दफा नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल इस तरह का सीन नहीं होगा जी। एक एक कानून एक एक शिफ्ट के ऊपर बहस होगी। अब देखिए, अब कायमा कमेटियां जो है ना, कायमा कमेटियों में भी बहुत काम होगा और कायमा कमेटियों के एक एक शिफ्ट के ऊपर चीजें डिस्कस की जाएंगी कि आया ये एप्लीकेबल है, ये नहीं है। कानून साजी बड़ा मुश्किल मरहला है और कायमा कमेटियां जिनका अपना एक किरदार है, लेकिन इस सिचुएशन में कायमा कमेटियों का किरदार और बढ़ गया है। और फिर अगर 8-9 कमेटियां आ जाती हैं अपोजिशन के पास, तो अपोजिशन का चेयरमैन होगा। जब अपोजिशन का चेयरमैन होगा तो उसका मसवदे को मुस्तरद करना भी इतना आसान नहीं होगा। अगर कोई कानूनी मसवदा आता है या प्राइवेट मेंबर डे पे बिल आते हैं मेंबरान के, वो बिल अब ऐसे नहीं आएंगे कि थोक के हिसाब से आ जाए, जिसका दिल चाहा वो कोई भी तरमीम लेके आ जाए। अब ऐसा नहीं होगा, अब एक एक चीज के ऊपर गौर होगा। फिर आप ये देखें कि पीटीआई जो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उसके जो मेंबरान आए हैं उनमें बहुत ही तादाद एक यंगर्स की भी आई है और वकला की भी आई है, जो आइन कानून और इन कानूनी नुक्तों को, आइनी नुक्तों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। वो इस मामले को उठाएंगे। आप ये देखें ना कि बैरिस्टर ने जैसे उठाया था नुक्ता एतराज का मामला, तो वो आपके सामने है कि ऐसे ऐसे नुक्ते जो है वो उठाए जा रहे हैं और उनके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। और स्पीकर कौमी असेंबली जिसके पास खुद इख्तियारात है, लेकिन वो भी 1-2 मरलों पर खामोश हुए हैं। या सादिक, उन्होंने गुज़िश्ता 5 साल स्पीकरशिप निभाई है, बड़े जबरदस्त अंदाज में निभाई है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा इंतजार भाई, आखिरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि कोरम का मसला हर दौर में रहा है, हर हुकूमत के साथ रहा है, हर असेंबली के साथ रहा है। इस दफा चाहे हुकूमती इत्तेहाद के पास बड़ा अच्छा खासा नंबर है मेंबरान का, लेकिन उसके बावजूद पीटीआई के बहुत सारे नए लोग जिस तरह के आए हैं और जिस तरह उनका इंटरेस्ट पार्लियामान में हाजिरी में लग रहा है कि वो तादाद उनकी ज्यादा रहेगी। हुकूमत क्योंकि पुराने पार्लियामेंटेरियन ये थोड़ा सा लाइट भी ले रहे होते हैं, आनिया जानिया भी कर रहे होते हैं, तो इनका कोरम का मसला इनका रहेगा कानून साजी में। जी कोरम का मसला बिल्कुल रहेगा। जब भी कोई कानून मंजूर करना होगा, कानूनी मसौदा हुकूमत लेके आएगी, उसके लिए इन्हें एक एक मेंबर को उसी तरह कॉल करके अपने साथ नथी करना पड़ेगा जैसे पीटीआई करती रही है। पीटीआई तो कहीं से कॉल करवाती थी ना, खुद इमरान खान कहते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो इनको अब एक एक मेंबर के साथ अपना जो है वो राब्ता बरकरार रखना पड़ेगा। एक जो अच्छी बात आई है वो ये है कि एक मरतबा फिर शेख आफ्ताब जो है वो आ गए हैं पार्लियामेंट में, और वो उनके पास एक बड़ा जबरदस्त गुण है कि वो एमएनएज को अपने साथ जो है वो मजबूत रखते हैं। ये उनके पास बड़ा गुण है। और कामयाब तरीन चीफ व्हिप, जी कामयाब तरीन चीफ व्हिप है। दूसरी तरफ सैयद खुर्शीद शाह है। खुर्शीद शाह का जो राब्ता है अपने एमएनएज हो या वोटर्स हो, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अगर चीफ व्हिप खुर्शीद शाह होते हैं और दूसरी तरफ चीफ व्हिप शेख आफ्ताब होते हैं, तो ये कोरम का मसला कम से कम वो इस हद तक जरूर हल कर लेंगे कि उनकी जो मखसूस नशिस्तों पे खवातीन बड़ी तादाद में आ गई हैं, अगर वही ऐवान में मौजूद रहती हैं तो उनके कोरम का इशू कभी नहीं बनेगा। चलें बहुत शुक्रिया इंतजार हैदरी साहब टाइम देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम जो को पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नाज़रीन, ख़ैबर पख्तूनख्वा असेंबली जो इजलास घुराइण जे हवाले सां हिकिड़ो बुरहानी कैफ़ियत जेका आहे ख़ैबर पख्तूनख्वा में हिन महिल आहे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ख़त लिखियो सेक्रेटरी असेंबली के त इजलास घुराए वञे। सेक्रेटरी असेंबली चयो त बाबा इजलास घुराइण मुंहिंजो अख़्तियार आहे कोन। हाणे इहो बहरान आहे जेके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जा या PTI जा जेके मखसूस निशस्तूं जेके नून लीग, पीपल्स पार्टी ऐं ॿियनि जमातुनि खे मिलियूं आहिनि उन्हनि जो हल्फ़ बि न खयूं आहे। ऐं हिन महिल जॾहिं पाण हीअ रिकॉर्डिंग कयूं पिया प्रोग्राम जी त खैबर पख्तूनख्वा असेंबली जे ॿाहिरां अपोज़िशन जो एहतिजाज बि हले पियो। इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन ते लाइन ते मौजूदु आहिनि खैबर पख्तूनख्वा जा मुशीर इतलात बैरिस्टर डॉक्टर सैफ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में असेंबली का इजलास बुलाने के हवाले से जो बुरानी कैफियत चल रही है, हल्फ नहीं उठवाया जा रहा। आज फैसल करीम कुंडी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी कह रहे हैं कि भाई असेंबली का इजलास न बुलाने या जो नए मेंबरान आए हैं मखसूस नशस्तों वाले उनसे हल्फ न दिलवाने के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। तो एक्चुअली आपका मौक़िफ़ क्या है? जो PTI या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ क्या है इस पे सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि असेंबली का इजलास ना बुलाने वाली तो कोई बात नहीं है और ना ही हल्फ उठाने के हवाले से कोई प्रॉब्लम है। असेंबली का इजलास बुलाया जाएगा, बिल्कुल बुलाया जाएगा और उसमें जब इजलास बुलाया जाएगा तो उसमें यकीनन हल्फ भी ले लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में कोई बहरानी कैफियत नहीं है, ना ही कोई बहरानी कैफियत की जरूरत है पैदा करने की। अलबत्ता कुंडी साहब जो है उनके पास क्योंकि सियासत खत्म हो गई है, उनकी पार्टी का पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा से मुकम्मल तौर पर सफाया हो गया है, तो वो इस्लामाबाद में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके इस तरह के इल्जाम आयद करके सिर्फ और सिर्फ मीडिया में खबर चलवाने के लिए, अपनी तस्वीर शाया करवाने के लिए इस तरह के इल्जाम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर लगा रहे हैं। हमारा बिल्कुल जैसे ही हम असेंबली का इजलास बुलाएंगे इंशाअल्लाह हल्फ भी हो जाएगा और तमाम असेंबली की जो अरकान है वो अपना काम जो है और फराइज जो है वो अदा करते रहेंगे। अच्छा सर, जो गवर्नर ने जो खत लिखा सेक्रेटरी असेंबली को, इस खत की क्या हैसियत है? क्या वो कहाँ पे मैटर कर रहा है सर? देखिए सोलंकी साहब, मैं तो आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप खुद भी आइन का वो जो आर्टिकल है 109 और 105 और 129 आप ये खुद पढ़ लेंगे ना तो आपको भी इसका जवाब मिल जाएगा। और वो ये है कि असेंबली का इजलास बुलाने का इख्तियार गवर्नर के पास हरगिज़ नहीं है। गवर्नर वफाक का नुमाइंदा होता है और वफाक का नुमाइंदा सिर्फ वफाक की नुमाइंदगी करता है। सूबाई असेंबली वफाक से अलग एक इदारा है, लेजिस्लेचर है, जो सूबाई मामलात पर कानून साजी करता है। अब आईन ये कहता है कि अगर असेंबली का इजलास बुलाना है तो या तो स्पीकर असेंबली बुलाएगा खुद, या सूबाई हुकूमत वजीर आला के कहने पर समरी मूव करेगी और स्पीकर से दरख्वास्त की जाएगी कि आप इजलास बुलाएं। तीसरा तरीका यह है कि अपोजिशन अरकान असेंबली के इजलास को रिक्वेजिशन करें, यानी वो दरख्वास्त करें कि असेंबली का इजलास बुलाया जाए। उसके लिए जरूरी है कि असेंबली में अपोजिशन अरकान जो बुला रहे हैं इजलास या बुलाना चाहते हैं उनकी तादाद असेंबली की 1/4 हो, 1/4 हो। अब मसला यह है कि ना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने इजलास बुलाया, ना स्पीकर ने बुलाया और ना ही अपोजिशन अरकान की तादाद 1/4 की शर्त को पूरा करती है, यानी ये उससे कम है, तो ये तो बुला ही नहीं सकते इजलास। तो इन्होंने क्या किया कि ये गवर्नर साहब के पास भागते हुए गए, उनसे कागज पर एक बयान लिखवा लिया, एक ऑर्डर लिखवा लिया। अब गवर्नर साहब की बदकिस्मती समझ लें या इस पूरे कौम की बदकिस्मती समझ लें कि हमारे ओहदों पर ऐसे लोग बराजमान हैं कि ना तो जो कानून का पता है, ना आइन का पता है, ना ही आइन समझने की कोशिश करते हैं। अगर वो किसी से मशवरा करते तो उनको बता दिया जाता कि आपके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपोजिशन के कहने पे फौरन जो है वो एक खत टाइप करा के दस्तखत करा के अपोजिशन लीडर को दिया। अब ये भी देखें जो हुआ है, एक्चुअली इन्होंने लेटर दिया अपोजिशन लीडर को, अपोजिशन लीडर खुद जाकर वो लेटर उसने स्पीकर के सेक्रेटरी को दिया कि जी ये गवर्नर साहब का ऑर्डर आ गया, आप इस पे इजलास बुलाएं। अब सोलंकी साहब आपको पता है कि इस तरह का इजलास तो किसी शादी का कार्ड जो है
उसका जो है वो जाती हैसियत में लोग जाके बेटी या बेटे की शादी का कार्ड लोगों को देते हैं। असेंबली के इजलास की रिक्वेजिशन तो इस तरह से नहीं होती ना कि बाय हैंड किया जाए, उसके लिए तो बाकायदा एक फाइल मूव होती है, समरी मूव होती है, उस पर जवाब लिखा जाता है, वजह लिखी जाती है, जो कि बाकायदा उस प्रॉपर तरीकेकार के तहत, रूट के तहत जो है वो स्पीकर के पास जाती है। तो ये जो मजाकिया सा ड्रामा किया गया और उसके बाद उसको इतना मीडिया में इन्होंने उछाला भी कि जी हमने इजलास तलब किया, इजलास नहीं बुलाया जा रहा, तो ये सब बेबुनियाद एक सियासी ड्रामा है, इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं है। सही। तो सर ये जो हल्फ नए मेंबरान से, मखसूस नशस्तों वालों से नहीं दिलवाया जा रहा, तो अदालत में भी वो चले गए हैं, अपोजिशन के जो मेंबरान हैं कि हल्फ हमसे नहीं लिया जा रहा, तो ये एक तसुर दिया जा रहा है कि पीटीआई शायद सेनेट के इंतखाबात की वजह से इनसे हल्फ नहीं दिलवाना चाह रही कि हमारी नशस्तों में थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ऐसा कुछ है? देखिए, इत्तेफाक करता हूं कि ये तासुर मिल रहा है। ये तासुर बेसिकली दे कौन रहा है? ये अपोजिशन जमातें। वही बात जो मैंने फैसल करीम कुंडी के हवाले से की कि अपनी नाकाम सियासत को अब किसी तरह तो जिंदा रखना है, खबरों में भी रहना है, तो ये इस तरह की ड्रामेबाजी की जा रही है। तासुर गलत है बिल्कुल। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम मेंबरान को हल्फ उठाने से महरूम रखें। बिल्कुल इनको हल्फ उठाने का मौका दिया जाएगा। जैसी असेंबली के इजलासों का पहला एजेंडा तिलावत कुरान पाक के बाद पहला एजेंडा आइटम यही होगा कि इनको हल्फ उठाने दिया जाएगा। लेकिन अदालत में जाते हैं, बेशक चले जाएं, कानून और आईन तो वाज़ेह है। अदालत में तो आईन पे फैसला करना है ना। फैसल करीम कुंडी साहब का गवर्नर की ख्वाहिशात पे तो फैसला नहीं करना। तो इसलिए अगर ये अदालत जाते हैं, बेशक चले गए, अदालत से भी यही फैसला आएगा। मुझे यकीन है कि आईन का एहतराम करेगी अदालत। दूसरी बात यह है कि जहां तक इस पूरे प्रोसेस का ताल्लुक है कि हम सेनेट के इलेक्शन में कोई वो कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। देखिए, क्या मुझे एक बात बताएं सोलंकी साहब, आपको पता है, आप पाकिस्तान की सियासत पे नजर रखते हैं, क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन अभी हालिया दिनों में हुआ तो उस वक्त ये अरकान मौजूद थे? नहीं थे। प्रेसिडेंट के अरकान को भी इसी असेंबली ने वोट दिया, और ये जो अरकान मखसूस नशिस्तों वाले थे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मौजूद नहीं थे। इसी तरह जो दीगर जो आईनी कार्रवाइयां हुई हैं उनमें भी ये अरकान मौजूद नहीं थे। जिस तरह वजीर आला का इंतखाब हुआ या बाकी चीजें हुई, स्पीकर का इंतखाब हुआ, लेकिन फिर भी असेंबली का काम चलता रहा। मरकज में सदर साहब भी सदारत पे बराजमान हो गए, उनको भी इलेक्ट कर लिया गया। तो सेनेट के इलेक्शन में कौन सी ऐसी क्यामत आ गई? क्या पीटीआई को डर हो गया और अब वो इनको रोक रहे हैं? कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोग आए, सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, अगर इनका हल्फ हो जाता है तो ये एलिजिबल होंगे, नहीं होता तो सेनेट का इलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन जिस तरह सदर का हुआ, जिस तरह वजीर आला का हुआ, जिस तरह वजीर आजम का हुआ, ये तमाम हल्फ ऐसे हो गए। सीटें खाली भी होती हैं, लेकिन असेंबली में अगर कोरम पूरा है तो असेंबली की कार्रवाई चलती रहती है। तो मेरे ख्याल में ये तासुर ही गलत है कि हम सेनेट के इलेक्शन में कोई रुकावट डालने के लिए ये सब कुछ कर। तो ये कब तक सर इजलास बुलाने की एक्सपेक्टेशन है? सेनेट इलेक्शन से पहले बुलाएंगे? देखिए, इसमें मैं एक बात आपको बता दूं कि ये जैसे मैंने कहा ना कि सूबाई असेंबली जो है ये एक अलग बॉडी है, ये सूबाई हुकूमत से मुख्तलिफ है। ये आज़ाद इदारा है, वो लेजिस्लेचर है, यानी मुकन्नना है, कानून बनाने वाला इदारा है, जबकि हम जो है एग्जीक्यूटिव हैं। हम सूबाई हुकूमत एग्जीक्यूटिव ब्रांच है पाकिस्तान की। तो मेरे लिए तो ये मुनासिब नहीं है कि मैं इसके बारे में कोई हतमी तारीफ दूं, क्योंकि ये मेरी दायरे इख्तियार में नहीं होता। अलबत्ता स्पीकर साहब जिस वक्त मुनासिब समझेंगे असेंबली का जब बिजनेस तैयार होगा तो उनको खुद ही वो कह देते हैं असेंबली वाले के अब इजलास बुलाने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस इतना जमा हो गया है, कानून साजी का भी और दीगर इजलास बुलाना चाहिए तो बुला लेते हैं। मेरे ख्याल में जल्द बुलाएंगे कि असेंबली का इजलास जो है वो यकीनन अनकरीब बुला लिया जाएगा और उसमें ये सारी कार्रवाइयां कर ली जाएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि बुरानी कैफियत नहीं है, एक तसुर दिया जा रहा है खामखा का, और खामखा का पंगा लिया जा रहा है गवर्नर की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से। तो ये जाहिर है, पहले भी जब पीटीएम का दौर था, हुकूमत असेंबली तहलील हुई थी, तो उस वक्त भी गवर्नर ने उसको एंडोज नहीं किया था, तो दस्तखत नहीं किए थे, तो उस वक्त भी मामला आया था। ये आने वाले दिनों में तो सर अभी चले आपकी बात मानते हैं कि कोई बुरानी कैफियत नहीं है, लेकिन अब वजीर आला साहब की वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाते हैं, फिर वजीर आला साहब धमकी दे देते हैं मरियम नवाज को, वफाक को। तो ये वफाक और सूबे के दरमियान आने वाले दिनों में मामला तो अच्छे नजर नहीं आ रहे सर, वर्किंग रिलेशनशिप।
सोलंकी साहब, एक बात की मैं आपको तसल्ली दिलाता हूँ, आप अपने प्रोग्राम में मेरी बात बिल्कुल रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कि मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तरफ से यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से किसी भी किस्म की जो है ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी जिससे वफाक में और मरकज और सूबे में कोई तसादम की सूरत हाल पैदा हो या वर्किंग रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो। उसकी वजह यह है, उसमें हमारा अपना मफाद है, और मफाद हमारा ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हम पर एतमाद का इजहार किया है, हमें वोट दिया है और हमें मुंतखब करके ऐवान में भेजा है, और हमारी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की एक अमानत है जो हमारे पास है। तो ये हो ही नहीं सकता कि हम कोई ऐसी कार्रवाई करेंगे जिसमें लड़ाई की सूरत हाल पैदा करें, मुजाहिमत की सूरत हाल पैदा करें और पख्तूनख्वा के अवाम को उनका हक ना मिले। हम वफाक के साथ हर किस्म की वर्किंग रिलेशनशिप रखेंगे ताकि हम अपने सूबे के लोगों के जो हुकूक हैं वो उनको दिला सकें। आपको पता है गुज़िश्ता दिनों हमारे वज़ीर आला साहब ने जाकर वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की, इसमें कोई शक नहीं है, और हम ये बार बार कहते हैं कि हम नहीं समझते कि वज़ीर आला साहब जो है, वज़ीर आज़म साहब जो है ये असल मैंडेट के वज़ीर आज़म है। हम ये समझते हैं कि उनको जेली फॉर्म 47 के जरिए सीटें दिलवा कर वज़ीर आज़म बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद इस मौके के साथ हम फिर भी उनको डिफेक्टो वज़ीर आज़म तस्लीम करते हुए उनके पास गए, उनके साथ हमने सूबे के हुकूक की बात की। 115 अरब रुपए हमारे वफाक की तरफ वाजिबुल अदा है, हमने उनकी बकायाजात की बात की कि हमें दे, क्योंकि हमारा सूबा इस वक्त दहशतगर्दी का खतरा है, हमें हमारे बाकी मसाइल तरक्याती काम रुके हुए, तो हमें हमारे पैसे दे। और ये तमाम वो मामलात हैं जिसमें हम वफाक के साथ ताउन को तैयार हैं। इसी तरह कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने SIFC के इजलास में शिरकत की, वहां भी एक अच्छे माहौल में बात हुई। तो देखें, जहां पर अवाम के हुकूक का, जमहूरी निज़ाम को चलाने का और आईनी फराइज मनसबी जो है हमारे जो अदा करने हैं, उस हवाले से तो हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हमेशा इनके साथ ताउन करेंगे। लेकिन जहां पर जोर धड़ल्ला होगा, धमकियां होंगी, कोई जोर आजमाई होगी या हमारे अवाम के हुकूक गसब करने की बात होगी, तो वहाँ यकीनन जमहूरी अक़दार, रिवायात, निज़ाम, पार्लियामेंट के उसूल, आईन और कानून का एहतराम करते हुए हम हर मुमकिन मुज़ाहमत भी करेंगे, हम हर मुमकिन प्रेशर भी डालेंगे कि हमारे मुतालबात हल हो, लेकिन आईन और कानून के दायरे के तहत हो। सही। तो आखिरी बात सर, के वफाकी हुकूमत, मुस्लिम लीग नून, इनके रवैये से या आप मुतमईन है अभी तक का जो रवैया सूबे के साथ रहा है, पैसों का मामला है ज़ाहिर है सूबे का, या मुलाकातें हुई हैं, या वज़ीर आला के खिलाफ चले वारंट तो अदालत ने जारी किए, नून लीग ने बज़ाहिर तो हुकूमत ने नहीं किए, लेकिन जो रवैया अभी तक रहा है वफाक का सूबे के साथ, उससे आप मुतमईन हैं और आने वाले दिनों में कितने पुरुमीद हैं कि ये सूबे को कोई परेशानी नहीं होगी वफाक की तरफ से? देखिए जी, अगर इत्मीनान की बात की जाए तो बिल्कुल हम मुतमईन नहीं हैं। वज़ीर आज़म साहब से जब भी वज़ीर आला साहब की मुलाकात हुई है तो उन्होंने यकीन दिलाया, वादा किया कि मैं मसाइल हल करूंगा, मैं आपको फंड्स भी दूंगा, आपके बकायाजात भी अदा करूंगा और बाकी मसाइल भी आपके इंशाल्लाह सही तरीके से देखूंगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक और अखबारी बयानात की हद तक तो वज़ीर आज़म साहब के ये वादे ठीक है, लेकिन अमली तौर पर कोई पेशरफ नहीं हो रही, अभी तक नहीं हुई। देखें, उसकी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हर ओहदेदार जिसको इलेक्ट किया जाता है उसका ये हक है कि वो अपनी मर्जी की टीम बना सके। हमारे वज़ीर आला ने एक चीफ सेक्रेटरी को हटाने जो मौजूदा है और नए चीफ सेक्रेटरी के लिए मरकज से रिक्वेस्ट की, अभी तक मरकज ने उस पर फैसला कोई नहीं दिया। हमें हमारी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी तक नहीं दिया जा रहा जो मरकज के कंट्रोल में है, तो बाकी हम पैसों की क्या तवक्को करें और बाकी बड़े मामला पे हम क्या तवक्को करें। इसी तरह अगर आप वज़ीर आला पंजाब के रवैये को देखें और उन्होंने जो वो 3 सहेलियों का एक ग्रुप अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया हुआ है, उनके बयानात आप देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या ये ताल्लुकात बेहतर बनाने की एफर्ट्स हैं या ताल्लुकात बिगाड़ने की एफर्ट्स हैं। कभी वो कहती है कि जी खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला जाकर मिन्नतें करने कर रहा है, भाई मिन्नतें करने क्यों कर रहे हैं? ये तो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, उससे हम अपना हक मांगने जा रहे हैं जमहूरी निज़ाम में। ये तो वज़ीर आज़म की जाती जेब से तो हम पैसे नहीं कह रहे कि हमें आप अपनी जेब से जाती तौर पे हमें ये पैसे दे दें, ये तो हमारे अवाम का हक है, हम उनसे अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन इनकी तरफ से इस तरह के अल्फाज। चलें बहुत शुक्रिया इंतज़ार हैदरी साहब टाइम देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम जो को पंहिंजे पुॼाणीअ ते पहुतो, अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।